गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एएससी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग फिजिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो फिजिक्स में हम लोग का चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी, जो चैप्टर में ही आता है, लेकिन इसमें जो चैप्टर हम लोग का मिलेगा, ऐसे आप लोग एबीसी बुक देखिएगा तो एबीसी बुक में इसको 4 गो चैप्टर बना दिया है। पहला बनाया है कि विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, दूसरा बनाया है गॉस का प्रमेय, तीसरा बनाया है विभव और चौथा बनाया है विद्युत धारिता, ठीक है। लेकिन जब एनसीईआरटी बुक के अनुसार चलिएगा तो स्थिर वैद्युतिकी जो हम लोग का जो चैप्टर है उसमें 2 ही हुआ आएगा, एक विद्युत क्षेत्र विद्युत आवेश आएगा और दूसरा आएगा विभवांतर विभव और धारिता या संधारित्र आएगा, ठीक है ना। तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग को हर एक पॉइंट को एकदम लाइन बाय लाइन क्लियर समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझा जाए कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी, चैप्टर 1 के चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। 1 मतलब ये चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ने जा रहे हैं। कोई पूछेगा कि फिजिक्स में हम लोग का कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो फिजिक्स में हम लोग का जो चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है वो स्थिर वैद्युतिकी है। कौन वैद्युतिकी है बाबू? स्थिर वैद्युतिकी। और स्थिर वैद्युतिकी में जो हम स्थिर वैद्युतिकी यहाँ लिखे हैं, स्थिर वैद्युतिकी जो है उसमें हम लोग का 2 चैप्टर आ जाता है। कितना चैप्टर आता है? 2 चैप्टर आता है, ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग का कितने चैप्टर आता है बाबू? 2 चैप्टर आएगा, ओके। जिसमें पहला चैप्टर हम लोग का आएगा, पहला आएगा आवेश विद्युत क्षेत्र एवं गॉस का प्रमेय। अब दूसरा में आएगा विभवांतर आएगा संधारित्र, ओके। यही हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम लोग का 2 चैप्टर पढ़े हैं। स्थिर वैद्युतिकी हम लोग चैप्टर पढ़े और स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग का 2 चैप्टर आएगा, आवेश विद्युत क्षेत्र और गॉस का प्रमेय एक ही चैप्टर में आ जाता है। और इसमें जो संधारित्र का जो बात, इसके दूसरा चैप्टर का जो बात करेंगे ये फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा और सेकंड चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग आवेश विद्युत क्षेत्र और गॉस के प्रमेय का हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और जो चैप्टर 2 आएगा उसमें हम लोग विभव विभवांतर संधारित्र हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ओके, क्लियर हुआ। तो हम लोग सबसे कोई पूछेगा कि हम लोग फिजिक्स में कौन क्या पढ़ रहे हैं, तो उस चैप्टर का नाम बताइएगा स्थिर वैद्युतिकी। कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं बाबू? स्थिर वैद्युतिकी। और स्थिर वैद्युतिकी आखिर होता क्या है उसका हम परिभाषा लिख दिए, ठीक है ना। तो नाम से कि स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर मतलब क्या आता है? जो हमेशा विरामा में वो गति न करे। वैद्युतिकी का मतलब होता है जिसमें विद्युत मतलब आवेश, विद्युत मीन्स क्या था? आवेश। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। या इसी को हम लोग स्थिर विद्युतिकी भी बोलते हैं। वैद्युतिकी या विद्युतिकी दोनों बातें एक ही हैं, ओके। तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब यह होता है कि विज्ञान की वह शाखा, कौन विज्ञान हम लोग पढ़े? फिजिक्स। तो हम फिजिक्स लगा सकते हैं, भौतिक लगा सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो क्लियर हुआ, कंफर्म हुआ कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? स्थिर वैद्युतिकी। और स्थिर वैद्युतिकी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे या चैप्टर पढ़ेंगे? तो आवेश पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे, विभव विभवांतर और संधारित्र, ठीक है। जब हम आप लोगों को क्लास में जब आप लोगों को चैप्टर बनाए होंगे तो हम उसको एबीसी के अकॉर्डिंग चले होंगे। इसको एक चैप्टर में माने होंगे, ये 2 चैप्टर बन गया होगा, ये मिलकर 3 चैप्टर बना होगा और ये 4 चैप्टर बना होगा। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है ना। चैप्टर को मत गिनिए, आप कंसेप्ट को समझिए कि वो कंसेप्ट क्या है। आपको कहीं ना तो कहीं हर एक आपको टॉपिक मिल ही जाएगा, ओके। लेकिन हम लोग अगर कोई पूछेगा कि हम लोग फिजिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो आप चैप्टर का नाम क्या बताइएगा? स्थिर वैद्युतिकी, क्लियर है। स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग को कितने चैप्टर मिलेगा? एबीसी के अकॉर्डिंग 4 को मिलेगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 को मिलेगा। कौन कौन है? आवेश विद्युत क्षेत्र एवं गॉस का प्रमेय और विभव विभवांतर का संधारित्र होगा। क्या होगा? संधारित्र, क्लियर है। चलिए
तो स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का हम लोग क्या करते अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर हम वैसे आवेश का अध्ययन करेंगे कि वो कभी गति करेगा नहीं। अगर मान लेते हैं कि हमारा मार्कर अगर स्थिर आवेश है तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये कभी गति नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी। और स्थिर वैद्युतिकी आप लोग समझ गए होंगे कि विज्ञान की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्थिर वैद्युत के नाम से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। इसमें 2 चैप्टर हैं। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। ओके, अगला हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। विद्युत आवेश। कौन आवेश? विद्युत आवेश। तो इसको जानने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं, आप लोग को फेयर में उतारना है। जो आप लोग को रफ करेंगे तो रफ में आप लोग जहां रफ लिखेंगे तो समझिएगा कि वो आपको कॉपी में फेयर करने की आवश्यकता नहीं। तो हम पहले रफली हम कुछ समझाना चाह रहे हैं। ओके, तो रफ में क्या समझा रहे हैं कि आवेश को जानने से पहले हमको द्रव्यमान को जानना पड़ेगा कि द्रव्यमान क्या है। तो देखिए द्रव्यमान, ठीक है, तो द्रव्यमान क्या होता है समझिएगा कि द्रव्यमान जो होता है एक हमें दरमियान जो होता है एक पृथ्वी में खास प्रकार का बल उत्पन्न करता है, और वो जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। कौन बल होता है? द्रव्यमान के द्वारा हम लोग का कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। द्रव्यमान के द्वारा हम लोग का कौन सा बल उत्पन्न होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि पृथ्वी जो होता है हम पर गुरुत्वाकर्षण बल किसके द्वारा उत्पन्न करता है? तो द्रव्यमान के द्वारा। किसके द्वारा? याद रखिएगा, एक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है कि कोई आपसे पूछेगा कि पृथ्वी जो आप पर दरमियान उत्पन्न बल लगा रहे गुरुत्वाकर्षण बल, वो किसके कारण लगा रहा है? तो आप क्या बोलिएगा? हमारा द्रव्यमान के कारण। अगर हमारे पास द्रव्यमान नहीं होता, पृथ्वी के पास दरमियान नहीं होता, तो हम पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगा पाता। तो यही बोलिएगा कि द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है, द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जिसके द्वारा वह किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है या इसके गुरुत्वाकर्षण बलों के प्रभावों का अनुभव करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है, द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जिसके द्वारा वह गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है या इसके प्रभाव का अनुभव करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान के नाम से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। ठीक है ना, तो वही बात हुआ कि दरमियान अगर जान गए होंगे तो आवेश का भी परिभाषा हम लोग का अवश्य ही है। ठीक है, तो दरमियान को समझ गए, ये रफ है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जिसका हम डिफाइन किए रहेंगे उसी को आपको फेर के कॉपी में क्या करना होगा? लिखना होगा। तो ठीक उसी के जैसा कि किसी वस्तु का वह गुणधर्म जिससे यह विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभाव का अनुभव करता है, उत्पन्न भी करेगा और उसके प्रभाव का अनुभव करेगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास आवेश है, इसके पास भी आवेश है ना। तो अगर मान लेते हैं कि या तो ए बल लगेगा नहीं तो हम बल लगाएंगे, ए बल लगाएगा नहीं तो हम बल लगाएंगे। तो अगर हम बल लगाते हैं तो हम इस बल का अनुभव, हम इस पर बल लगाए तो हम अपना बल इस पर उत्पन्न किए। ठीक है, और जो बल हमारे इस पर गया वो अनुभव किया है, या ऐसे भी कर सकते हैं। तो ही हुआ कि आप तो उत्पन्न करेगा नहीं तो उसके प्रभाव का अनुभव करेगा, है ना। ठीक है, जैसे ठीक है, तो यही हम लोग का हुआ आवेश। ठीक है, तो आवेश है कि आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है यह विद्युत क्षेत्र या विद्युत से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभाव का अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे बड़ा क्यू या छोटा क्यू से सूचित करते हैं। तो कोई पूछेगा कि आवेश क्या है तो बता दीजिएगा किसी वस्तु का वह गुणधर्म, किसी वस्तु का वह गुणधर्म जिससे यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभाव का अनुभव करता है, वो विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। ओके, तो आवेश का क्या है? परिभाषा है। अब ये मेन पॉइंट को कंसेप्ट को यहाँ समझना है। ठीक है, आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना का मतलब हुआ कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो समझिएगा। तो आवेश की संकल्पना का मतलब ये हुआ कि आवेश की संकल्पना में कि जैसे मान लेते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि सोडियम का है बाबू, सोडियम है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। क्लियर है आप लोग का? अच्छा, सबसे पहले ध्यान देना होगा कि आप लोग एक पॉइंट बताए होंगे, फिर यहाँ रफ कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। धातु का बताए होंगे, धातु और एक बताए होंगे अधातु। धातु बताएंगे और क्या बताएंगे? अधातु।
धातु किसे कहते हैं? तो जिनके आयतन कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होता है ना, जिनके आयतन कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होगा, 4 से कम इलेक्ट्रॉन उसको हम धातु बोलेंगे। और अधातु में 4 से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, जो धातु होगा इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ऐसे इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, और अधातु जो होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। एक आप लोग क्लियर हो गया? अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो धातु किसे कहते हैं? तो जिसमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन होता है उसको धातु बोलते हैं, और जिसमें 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है उसको अधातु बोलते हैं। ठीक है, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और धातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। ठीक है, तो चलिए आवेश की संकल्पना में बात चलेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि सोडियम, तो सोडियम का परमाणु संख्या जानते हो 11 होता होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन पर माइनस इसलिए दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रकृति ऋणात्मक होता है, इसलिए इसको ऊपर माइनस दिए हैं। P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन, E के ऊपर माइनस इसलिए दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, और P फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन पर प्लस इसलिए दिए कि धनात्मक होता है। ठीक है, तो देखिएगा, तो अगर इसका हम बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना 11 है, इसमें प्रोटॉन कितना है? 11 है। ओके, चलिए अब देखिएगा, अब एक ध्यान रखिएगा कि धातु है ना बाबू, तो जब धातु है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग करेगा। अच्छा, त्याग करेगा। क्यों त्याग करेगा? तो आप लोग जब केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोग का आता होगा नियम, अष्टक नियम। कौन नियम? अष्टक नियम। तो अष्टक नियम का मतलब यह होता है कि अष्टक नियम का कोई भी तत्व जब अष्टक नियम का पालन कर लेगा तो हम उसको बोलेंगे कि वो तत्व क्या है? अस्थायी। अगर वो पालन नहीं करेगा तो उसको हम अस्थायी नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। अब बात रहा कि क्यों इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, ही ग्रहण क्यों नहीं करेगा? क्योंकि धातु है ना बाबू, तो धातु इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? त्याग करती है। कितना जितना यहाँ पर है वो त्याग, तो यही पाएगा का जब त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा 10, प्रोटॉन का होगा 11। याद रखिएगा कि जब भी कोई धातु इलेक्ट्रॉन, हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, प्रोटॉन का त्याग होता नहीं। क्यों नहीं होता उसके जवाब हम देंगे, समझिए, लेकिन अभी समझिएगा। तो इस पर कितना हो जाएगा बाबू? ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 10 हुआ, प्रोटॉन 11 हुआ, इस पर प्लस एक इसलिए दिए हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, इसलिए धन आवेश। और धन आवेश का मतलब ये है कि धन आवेश तब उत्पन्न हुआ है जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। देखिए पहले इसमें इलेक्ट्रॉन कितना था? 11 था, अब कितना हो गया? 10। तो धन आवेश की उत्पत्ति कब हुई है? जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। यहाँ देखिएगा क्लोरीन, तो क्लोरीन का होता है 2 8 7, 2 8 7। देखिए धातु है क्या? धातु, तो अधातु है। देखिएगा अधातु 4 से अधिक है अधातु, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, त्याग करेगा, तो ग्रहण करेगा। कितना करेगा? 1 करेगा। क्यों 1 करेगा? क्योंकि हम लोग को अष्टक नियम पालन करना है ना, अष्टक का मतलब 8 होता है। तो कब लेगा? तो 8 लेगा कि देगा? लेगा, क्योंकि धातु है तो लेगा 1। तो 1 जब लेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना था? 17। जब ये लेगा तो क्या होगा? 18। तो इस पर जब लेगा तो इसके ऊपर क्या होगा? माइनस, और जब माइनस होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऋण आवेश। क्या बोलेंगे? ऋण आवेश। तो इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आप लोग इसमें क्या देखें, ध्यान रखिएगा कि जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होता है उसको हम धन आवेश बोलते हैं, और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऋण आवेश होता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिए, यहाँ पर लिखे हैं कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। ठीक है, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर ऋण आवेश, तथा इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो उस पर क्या होता है? धन आवेश उत्पन्न होता है। तो इसका परिभाषा है कि आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है? आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोई भी पदार्थ से, अगर ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक पदार्थ है, अगर इसमें से धन आवेश उत्पन्न तब होगा जब इसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, तब निकलेगा। तब इस पर ऋण आवेश कब उत्पन्न होगा? जब वहां से इलेक्ट्रॉन आएगा तब। तो याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु से हमेशा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, कोई पूछे कि किसी वस्तु से हमेशा किसका आदान प्रदान होता है? तो इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब बात है सर प्रोटॉन का क्यों नहीं होता है? तो वही कंसेप्ट को समझ लीजिए। प्रोटॉन का इसलिए नहीं होता है, याद रखिएगा बाबू, कि प्रोटॉन का जो मास होता है ना 1 समथिंग होता है ना, लगभग 1800, देखिए अप्रोक्स बोले हैं, एक्यूरेट नहीं बोले हैं। ठीक है ना? तो यहाँ जो आप लोग बताए हैं
कि जो प्रोटॉन का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास का लगभग इतना समथिंग होता है, जिसके चलते बहुत भारी होता है, ठीक है ना। और प्रोटॉन भारी होने के चलते आप ही बताइएगा बाबू कि जो जिसका वजन ज्यादा होगा वो जल्दी तेजी से जाएगा, कि जिसका वजन कम होगा वो जल्दी तेजी से जाएगा, है ना। तो क्या होगा, जिसका वजन कम होगा जल्दी रफ्तार पकड़ेगा, जिसका ज्यादा होगा कम रफ्तार पकड़ेगा। तो आपसे कोई पूछेगा कि ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती, इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों दी जाती है। तो ये बोलिएगा कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसलिए दी जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है बहुत कम होता है, जबकि प्रोटॉन के आधार पर इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का है लगभग 1800 होता है, गुना होता है, 1800 गुना होता है, इसलिए नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपसे कोई पूछ सकता है कि आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दिया जाता है, ऑप्शन लिखिएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन, तो क्या बोलिएगा इलेक्ट्रॉन के आधार पर, ठीक है। क्लियर है, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती है, तो ये बोलिएगा कि प्रोटॉन के आधार पर इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत भारी होता है, क्या होता है बहुत भारी होता है, जिसके चलते वो क्या होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन का रूपांतर मतलब स्थानांतरण नहीं हो पाता है, ओके। चलिए, तो ये है हम लोग सबसे पहले पढ़े कि स्थिर आवेश क्या है, विद्युत आवेश क्या है, आवेश की संकल्पना कैसे दिया जाता है। तो देखिएगा आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर ऋण आवेश, तथा यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो उस पर क्या होता है धन आवेश। क्लियर है। चलिए अब आगे हम बात करें, अब लिखेंगे आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, हेडिंग आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होता है, आवेश मुख्यतः दो प्रकार, आवेश मुख्यतः दो प्रकार का होता है, आवेश मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है धन आवेश, धन आवेश, इसको बोलते हैं पॉजिटिव धन आवेश, इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। और दूसरा होता है ऋण आवेश, क्या होता है ऋण आवेश। कौन आवेश होता है ऋण आवेश, ऋण आवेश, धन आवेश ऋण आवेश, ठीक है। इसको बोलते हैं निगेटिव चार्ज। कौन चार्ज होता है निगेटिव चार्ज, ओके। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, और इसमें होता है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। यहाँ होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होता है, ठीक है। तो धन आवेश किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होता है उसको धन आवेश बोलते हैं, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होता है उसका हम क्या बोलते हैं ऋण आवेश बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है, कि याद रखिए कि धन आवेश प्रोटॉन को बोलते हैं, है ना, और ऋण आवेश किसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। क्लियर है। अब समझ गए होंगे कि धन आवेश किसको बोलते हैं प्रोटॉन को बोलते हैं, और ऋण आवेश किसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। और याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ये माइनस में हो जाएगा। और एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है याद रखिएगा प्लस 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये वैल्यू को आपको याद रखना होगा, ठीक है। कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है तो क्या बोलिएगा -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और एक प्रोटॉन का पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो
आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बोलिएगा कि आवेश 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है, आवेश 2 प्रकार के होता है। कौन कौन, एक होता है धन आवेश और एक क्या होता है ऋण आवेश। ठीक है, धन आवेश किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा बोल दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होता है उसको हम लोग धन आवेश बोलते हैं, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होता है उसको हम लोग ऋण आवेश बोलते हैं। ठीक है, ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, धन आवेश प्रोटॉन को बोलते हैं। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। ओके, अब हम लोग थोड़ा यहां लिख रहे हैं हेडिंग, आवेश से संबंधित, आवेश से संबंधित, आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला पॉइंट समझा गया। देखिएगा, आवेश का आवेश बराबर होता है, पढ़े होंगे, विद्युत धारा गुना समय, विद्युत धारा गुने समय। ए है विद्युत धारा गुने समय। तो आवेश को Q से, धारा को I से, समय को T से, तो क्या हो जाएगा, Q बराबर का IT। एक फार्मूला है, आवेश बराबर धारा गुने समय। क्लियर है। चलिए दूसरा पॉइंट का बात करेंगे हम, आवेश का SI मात्रक। आवेश का SI मात्रक, कौन मात्रक, आवेश का SI मात्रक हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि आवेश बराबर होता है, आवेश बराबर होता है विद्युत धारा से धारा गुने का होता है समय। यहाँ देखिए निकाल रहे आवेश का मात्रक। तो आवेश बराबर धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और समय का मात्रक होता है सेकेंड, घंटा, जो भी ले सकते हैं सेकेंड। तो याद रखिएगा कि आवेश का SI मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। क्या होता है, एम्पियर सेकेंड, और इसको, ठीक है, एम्पियर सेकेंड, और इसको एक वर्ड में हम कूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलम। एक वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम। ऐसे लिख सकते हैं, या इसे कूलम, या इसे कूलम, या इसे कूलम कहते हैं, इसे कूलम कहते हैं। तो कोई पूछेगा कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो आवेश बराबर धारा गुने समय होता है। तो आवेश, तो धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा, समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम कहते हैं, या इसे कूलम भी कहते हैं। तो एक वर्ड में याद रखिएगा कि आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। कभी कभी एग्जाम में ए भी डाल देता है और कभी कभी एग्जाम में ए डालता है, ठीक है, लेकिन जास्ती प्रचलित कूलम है। ठीक है, तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ओके, चलिए तीसरा पॉइंट डाल रहे हैं हम यहाँ पर। पॉइंट हम तीसरा समझाने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है आवेश का विमा, आवेश का विमा। ठीक है, तो हम फिर जाके आवेश बराबर होता क्या है, तो आवेश बराबर होता है धारा गुने समय। ठीक है, तो आवेश, तो धारा का बीमा I होता है, समय का बीमा बड़ा T होता है, तो IT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, IT। कभी कभी इसको हम AT भी लिखते हैं। ओके, चलिए आवेश का क्या है, बीमा है। ठीक है, तो आवेश का बीमा AT या IT होता है। क्लियर है। तो याद रखिएगा कि आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, आवेश का बीमा क्या होता है, AT या IT होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का CGS मात्रक। तो आवेश का CGS मात्रक जो होता है वो क्या होता है, देखिएगा। फिर आवेश बराबर, डायरेक्ट इसको लिखते हैं, आवेश का CGS मात्रक होता है स्टैट कूलम, स्टैट कूलम।
स्टेट कूलम। ठीक, कोई पूछे कि आवेश का शेष मात्रा क्या होता है, तब बोलिएगा स्टेट कूलम। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है कि प्रकृति में पाए जाने वाले, प्रकृति में पाए जाने वाले, प्रकृति में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले आवेश को, प्रकृति में पाए जाने वाले आवेश को मूल आवेश कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। कोई पूछे कि प्रकृति में पाए जाने वाले आवेश को हम लोग कौन आवेश बोलते हैं, मूल आवेश कहते हैं। और याद रखिएगा कि मूल आवेश, मूल आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर के आवेश के बराबर, आवेश के बराबर होता है, आवेश के बराबर होता है। इसका 5 पॉइंट लिखिए, ध्यान रखिएगा कि पहला पॉइंट है कि आवेश बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आवेश बराबर धारा गुने समय होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। आवेश का सीरीज मात्रक का स्टेट कूलम होता है। आवेश का विमान एटी या आईटी होता है। और मूल आवेश किसे कहा जाता है, प्रकृति में पाए जाने वाले आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल आवेश कहते हैं। और मूल आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर के आवेश के बराबर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है यदि किसी पिंड पर, यदि किसी पिंड पर, यदि किसी पिंड पर पाए जाने वाले, पाए जाने वाले, पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों तथा, इलेक्ट्रॉनों तथा, इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की, इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या समान हो तो उस पिंड, उस पिंड की प्रकृति, उस पिंड की प्रकृति उदासीन होता है, उदासीन होता है। देखिए लिखवा है कि यदि किसी पिंड पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या समान हो तो उस पिंड की प्रकृति का उदासीन। हम जानते हैं कि ई फॉर इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, पी फॉर प्रोटॉन का प्लस होता है। अगर मान लेते कोई यहाँ रफ कर रहे हैं, मान लेते कि हमारे पास कोई क्या है, पिंड है। तो अगर मान लेते हैं कि इसके पास 5 गो प्रोटॉन है, 5 गो प्रोटॉन है और क्या है, 5 गो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो 5 गो प्रोटॉन है, जब 5 गो इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना बाबू। तब जब किसी पिंड पर आवेश 0 आ जाएगा तो बोलेंगे कि उसकी प्रकृति क्या है, उदासीन है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डालता है कि यदि किसी पिंड पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या समान हो तो उस पिंड की प्रकृति क्या होती है, उदासीन होती है। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट, 7वां पॉइंट होगा, यदि किसी पिंड पर, यदि किसी पिंड पर, पिंड पर पाए जाने वाले, पाए जाने वाले, पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से, प्रोटॉनों की संख्या से, प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो, प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो तो उसकी प्रकृति, तो उस पिंड की, उस पिंड की, उस पिंड की प्रकृति, उस पिंड की प्रकृति ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ओके।
ओके, तो अगला पॉइंट है कि यदि किसी पिंड पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से का अधिक हो तो उस पिंड की प्रकृति का हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। देखिए अगर मान लेते हैं कि कोई पिंड है, यहाँ रफ करें, फिर मान लेते हैं यहाँ कोई पिंड है और एगो पर क्या है -10, एगो पर क्या है +5 प्लस है। आप तो जानते हैं कि E फॉर इलेक्ट्रॉन माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस होगा तो क्या होगा, प्रोटॉन। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे बाबू तो -5 आ जाएगा ना, तो जब -5 आएगा तो किसके प्रकृति को दर्शाएगा, ऋणात्मक प्रकृति को। माइनस आएगा तो ऋणात्मक क्या ना होगा बाबू, तो वही है उस पिंड की प्रकृति का होगी, ऋणात्मक होगी। ओके, चलिए अब अगला पॉइंट हम डालने जा रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पर, इसी को हम अगला पॉइंट बना रहे हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं कि यदि किसी पिंड पर पाए जाने वाले प्रोटॉनों, यहाँ डाल दे रहे हैं प्रोटॉनों की संख्या, यहाँ डाल दे रहे हैं सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक हो तो उस पिंड की प्रकृति क्या होता है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। क्लियर हो गया होगा, धनात्मक होती है। ठीक है, ठीक, आप लोग का आवेश से कुछ संबंधित पॉइंट था। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिएगा कि हम लोग कौन सा चैप्टर का नाम है, स्थिर वैद्युतिकी। और स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, तो बताया थे कि विज्ञान की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है, कोई पूछे कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। उसके बाद आते हैं कि आवेश किसे कहते हैं। ठीक है, तो आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जिससे या विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इसके प्रभावों का अनुभव करता है, वो आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेश। ओके, उसके बाद तीसरा टॉपिक दिए थे आवेश की संकल्पना। ठीक है, तो आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है, तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। याद रखिएगा कि अगर किसी भी पिंड से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ही जाता है, इलेक्ट्रॉन ही आता है, किसी पिंड से इलेक्ट्रॉन जाता है और किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन का आता है ना। इसलिए आवेश की संकल्पना का निर्धारण जो होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ठीक है, अगर किसी पिंड पर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है तो उसकी प्रकृति धनात्मक होता है, अगर जोड़ दिया जाता है तो उसकी प्रकृति का ऋणात्मक हो जाता है। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग पढ़े थे आवेश से संबंधित कुछ विशेष पॉइंट था जो आप लोग को काम करेगा। तो बताया थे पहला आप लोग का कि विशेषण के आवेश बराबर फार्मूला का, आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रा का होता है, कूलम होता है। आवेश का CS मात्रा कितना होता है, स्टेट कूलम होता है। आवेश का बीमा AT या IT होता है। प्रकृति में पाए जाने वाले आवेश को हम लोग कौन आवेश बोलते हैं, मूल आवेश बोलते हैं। यदि किसी पिंड पर जितना प्रोटॉन या जितने इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो उस पिंड की प्रकृति उदासीन हो जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो और प्रोटॉन क्या हो, कम हो, तो जो ज्यादा है उसकी प्रकृति वही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो उसकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन जैसा हो जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा हो तो प्रोटॉन जैसा हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग परमाणु पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग पढ़ेंगे परमाणु में यहाँ बताया गया है कि आवेश का क्रम, यानी कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ठीक है, तो क्या किया गया था कि एक रड को लिया गया था और एक रड को छड़ को लिया गया था, छड़ को इसे लटका दिया गया था। ठीक है, और इसके नीचे एक और छड़ को रख दिया गया था। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या पाया गया, इसका परिमाण ए पाया गया कि इसका परिमाण ए ही था कि ये जो हम लोग का जो छड़ है इसके अकॉर्डिंग ऐसे मुड़ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये बताया गया होगा कि इसको इधर मुड़ने का पहले ऐसे लटकाया गया था, लेकिन जैसे ही ये प्लस इस प्लस के संपर्क में आया, कांटेक्ट में आया, तो इसमें देखा गया कि ए वाला जो रड है ना अपने दिशा को चेंज कर दिया, मतलब ए ऊपर चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है ए वाला जो ऊपर पर किया, एक किसको किया, नीचे किया। तो इसके बीच में क्या हुआ, कुछ कंक्लूजन हुआ, कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ। ठीक है ना, यहाँ पर क्या देखा गया कि यहाँ प्लस और यहाँ क्या है, माइनस है। यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो जब यहाँ पर प्लस लिया गया और यहाँ पर जब माइनस लिया गया तो इसमें देखा गया कि इसका ये वाला जो छड़ है वो क्या, उसका डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। तो हम लोग क्या देखे यहाँ पर कि ए एक दूसरे से हट रहा है। जब दो चार्ज एक जैसा है तो दूसरे से ये उधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, और जब दो चार्ज अलग अलग है तो एक दूसरे से आकर चिपक जा रहा है। ठीक है, तो यही बताया गया है कि प्लस प्लस या माइनस माइनस,
प्लस प्लस या माइनस माइनस, जिसको सजातीय आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, सजातीय आवेश, जब दो सजातीय आवेश होता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित या विकर्षित करता है, और जब दो विजातीय आवेश होता है तो एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। तो पहले क्लियर करिएगा कि एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जहां प्लस प्लस लिया गया, एक प्लस वाले छड़ को लटका दिया गया रड को, और दूसरे छड़ को उसके संपर्क में लाया गया, तो देखा गया था कि ये वाला जो मेरा रड है अपने डायरेक्शन को ऊपर कर दिया। ठीक है, और जब इसके इसी रड के नीचे एक माइनस लगा दिया गया तो इसमें हम लोग का देखा गया कि ये इधर आ गया। तो इसका दोनों का डायरेक्शन का, एक दोनों क्या है, एक ऊपर एक नीचे है, एक दूसरे से दूर भाग रहा है, इसका मतलब प्रतिकर्षित हो रहा है, और एक क्या है, दूसरे के संपर्क में कांटेक्ट में आ रहा है ना बाबू से। तो यही बताया गया था कि जब दो सजातीय आवेश लिया जाता है तो दो सजातीय आवेशों के बीच क्या हुआ, दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण या विकर्षण होता है। यानी दो वस्तु अगर एगो पर प्लस और दूसरे पर भी अगर प्लस ले लिया जाए तो उसके बीच में क्या होता है, हम लोग का प्रतिकर्षण। जैसे आप लोग देखे होंगे कि चुंबक लिए होंगे, है ना, एक खड़ा चुंबक है और इसको क्या करिए, तोड़ दीजिएगा। जब तोड़ते होंगे तो जो टूटा, जैसे मानते एक चुंबक है, मैग्नेट है, ध्यान रखिएगा, और अगर इसको दो भाग में अगर काट देते हैं तो हम लोग का ऐसा भाग कटेगा, एक भाग ऐसा आएगा, एक भाग ऐसा आएगा ना बाबू। अब दोनों को जब क्या करिएगा, कांटेक्ट करिएगा, जोड़िएगा, तो कभी आपस में सटेगा नहीं। क्योंकि दोनों का ध्रुव एक ही है, दोनों का पोजीशन पोल एक ही है, ध्रुव एक ही है, इसलिए दोनों कभी आपस में चिपकेगा नहीं, इसलिए दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन अगर इसी को, अगर एक को हम क्या कर दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं, और एक को हम ऐसे पलट दिए, एक मिनट, एक को हम क्या किए, एक का हम डायरेक्शन ऐसे कर दिए, अब दूसरे का भी डायरेक्शन हम ऐसे ही कर दिए, ऐसे तो आई चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका छोर अलग हो गया, इसका छोर अलग हो गया, तो इसके बीच में क्या हुआ, इसके बीच में हम लोग का आकर्षण होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब दो सजातीय आवेश होता है, दोनों का प्लस प्लस या माइनस माइनस ही रहेगा, तो उसके बीच में कौन सा बल रहेगा या क्या होता है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। कब? जब सजातीय होगा तब, और जब विजातीय होगा तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़े कि इसका प्रमाण पढ़े। ठीक है, इसमें आप लोग को मेन पॉइंट को ध्यान देना है कि आवेश क्या है। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है ना, जिससे यह चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या इसके प्रभाव का अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। ओके, उसके बाद हम पढ़े होंगे आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, प्रकार का ऋण आवेश। धन आवेश इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को बोलते हैं, ऋण आवेश का आता है, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। उसके बाद बताएंगे कि आवेश की संकल्पना। तो आवेश की संकल्पना में आप लोग पढ़े होंगे कि आवेश की संकल्पना जो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती है। क्यों का जवाब बताएंगे। ओके, उसके बाद हम पढ़े थे कि आवेश से कुछ संबंधित पॉइंट था कि आवेश कैसा राशि है। तो आवेश याद रखिएगा, आवेश अदिश राशि। आवेश कैसा राशि है बाबू? अदिश राशि है। आवेश का SI मात्रक का आता है। आवेश का SI मात्रक होता है कूलम। आवेश का सीरीज मात्रक होता है स्टेट कूलम। आवेश का विभव होता है 80। हाँ, जब दो एक ही प्रकार के आवेश को, है ना, मान लेते हैं कि दो एक ही प्रकार के जब आवेश रहेगा तो उसके बीच में प्रतिकर्षण होता है, और जब दो विभिन्न प्रकार के आवेश रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके बीच आकर्षण होता है। ठीक है, ये हम लोग का आवेश से। आज थोड़ा सा परिचय बताएं कि आवेश क्या है, आवेश से संबंधित कुछ मेन पॉइंट थे। लेकिन ये बहुत इंटेंस चैप्टर है, इसको अभी तो इसका प्रूफ देखें कैसे कैसे सब होता है, बहुत अच्छे से चीजें इसमें से मिलेगा। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।